The Interview Part 2 is an extract from an interview of Umberto Eco by Mukund Padmanabhan. What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. डेविड लॉज, जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक हैं, उन्होंने आपके बारे में एक बार बोला था कि वो समझ नहीं पाते कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है. शायद मुझे देख के लगता होगा कि मैं कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा हूँ. अच्छा, और वो चीज़ क्या है? अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा. मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स हैं और मैं उन्हें अपनी एकेडमिक वर्क और नॉवेल के ज़रिए परस्यू करता हूँ. मेरी चिल्ड्रन बुक्स भी अहिंसा और शांति के बारे में रही हैं. वही एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हर जगह दिखते हैं. हाँ, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट भी है. कि आपको पता है कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से सारा एम्प्टी स्पेस हटा दूं तो क्या होगा? ये यूनिवर्स सिर्फ मेरी मुट्ठी के बराबर बचेगा. इसी यूनिवर्स की तरह हमारी लाइव्स में भी कई सारा एम्प्टी स्पेस बना होता है. मैं इन खाली जगहों को इंटरस्टाइसेस बोलता हूँ. अब मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे हैं. आप एलिवेटर में हैं और पहली से तीसरी फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. अब क्योंकि मैं हर खाली समय में काम कर लेता हूँ, आपके ऊपर आने के इंतज़ार के समय में मैंने एक आर्टिकल लिख डाला. वाह, लेकिन ये सब लोग थोड़ी कर सकते हैं. चलिए, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, उसमें एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी है जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डीपर्सनलाइज्ड, ड्राई एंड शैल आई से बोरिंग होता है. लेकिन उससे आपकी राइटिंग बहुत अलग है. ये इनफॉर्मल सी अप्रोच क्या आपने कॉन्शियसली अडॉप्ट करी है, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नेचुरली मिली है? जब मैंने पहला डॉक्टोरल डिसर्टेशन इटली में प्रेजेंट किया था, मेरे प्रोफेसर ने कहा था अक्सर स्कॉलर्स किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस और थ्योरीज बनाते समय गलतियां करते हैं और एंड में सब करेक्ट करने के बाद वो अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे तुम इसका उल्टा कर रहे हो. तुमने तो अपनी थीसिस की पूरी स्टोरी ही बता डाली, यहाँ तक कि सारे ट्रायल्स और एरर्स भी. उन्होंने उसी समय ये भी समझा कि मैं सही हूँ और उन्होंने मेरी डिसर्टेशन एक बुक की तरह पब्लिश कर दी. जिसका मतलब ये था कि उन्होंने मेरी डिसर्टेशन को काफ़ी अप्रिशिएट किया. उस समय 22 साल की एज में मुझे ये समझ आया कि स्कॉलरली बुक्स को उसी तरह लिखना चाहिए जिस तरह मैंने लिखा था, रिसर्च की पूरी स्टोरी बताते हुए. यही रीज़न है कि मेरे सारे एसेज नैरेटिव स्टाइल में होते हैं और शायद इसीलिए मैंने नॉवेल्स लिखना इतनी देर बाद शुरू किया, 50 की एज के आसपास. मुझे याद है मेरा दोस्त रोलैंड बार्थ्स हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि वो एक एसेइस्ट था, नॉवेलिस्ट नहीं. वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई. मुझे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कभी फेस नहीं करनी पड़ी. मैंने तो एक्सीडेंटली नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया था. एक दिन मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया. नॉवेल्स शायद मेरे नरेशन की स्टाइल को सेटिस्फाई ही करती थी, इसलिए. अच्छा, चलो ठीक है, नॉवेल्स की बात करते हैं. एक फेमस एकेडमिक तो आप ऑलरेडी थे, लेकिन जब आपकी बुक द नेम ऑफ द रोज पब्लिश हुई तो आप स्पेक्टैक्युलरली फेमस बन गए. एंड नाउ आपने 5 नॉवेल्स लिख ली हैं. एंड योर एकेडमिक नॉन फिक्शन वर्क, वो तो एटलीस्ट 20 है ना? नहीं, 40 से ज़्यादा. 40 से भी ज़्यादा? वाओ. आपकी एकेडमिक पब्लिशंस में तो एक बहुत ही ज़्यादा नोटेबल वर्क है ना, आई थिंक सेमियोटिक्स के ऊपर. लेकिन जब लोग अम्बर्टो इको के बात करते होंगे तो वो बोलते होंगे, ओ ही इज़ द नॉवेलिस्ट. क्या वो आपको तंग करता है? एक्चुअली हाँ, मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो संडेज को खाली टाइम पे नॉवेल्स लिखता है. और ये मजाक नहीं है. मैं ज़्यादातर एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में बैठता हूँ, ना कि पेन क्लब्स या फिर राइटर्स की मीटिंग्स में. मैं खुद को एकेडमिक कम्युनिटी का एक हिस्सा मानता हूँ.
अच्छा। पर ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ मेरी नॉवेल्स पढ़ी हैं, मैं जानता हूँ मैं नॉवेल्स लिखकर ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ, ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ। अगर और मुझे नहीं लगता कि 10 लाख लोग सेमियोटिक्स पढ़ना चाहेंगे। वाइज इनफ। सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपकी नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, वो एक बहुत सीरियस नेचर की है। एक फ्रंट पे वो एक डिटेक्टिव यान है, लेकिन वो मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडीवल हिस्ट्री के बारे में भी बताती है। इसके बावजूद द नॉवल हैड अ ह्यूज मास ऑडियंस। बहुत लोगों ने उसको पढ़ा डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। आप इस सब से कंफ्यूज नहीं थे? नहीं, सिर्फ जर्नलिस्ट कंफ्यूज्ड हैं और कभी कभी पब्लिशर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्नलिस्ट्स और पब्लिशर्स को लगता है कि लोगों को सिर्फ कचड़ा पसंद आता है, ना कि मुश्किल एंगेजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस। ज़रा ये सोचिए, देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन अर्थ और द नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन कॉपीज ही बिकी। तो एक तरह से मैं रीडर्स के बहुत ही छोटे से हिस्से को ही टच कर पाया हूँ। लेकिन यही वो छोटा सा हिस्सा है जिसे आसान रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एटलीस्ट नॉट ऑल द टाइम। मैं खुद भी 9 बजे डिनर के बाद बैठ के टीवी पे मायामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम देखना पसंद करता हूँ और मुझे ये ज़रूरी भी लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पूरा दिन यही देखना पसंद है। बिल्कुल सही बात करी आपने। इस नॉवल का जो ह्यूज सक्सेस है, क्या उसका कारण ये हो सकता है कि इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री दैट? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि मुझे चाइनीज़ ज्ञानियों की तरह स्टोरी सुनाना पसंद है। मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने ये तो ज़रूर कहा था कि शी लव्ड माई बुक, लेकिन शी डिडंट एक्सपेक्ट इट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे कोई लैटिन भी नहीं पढ़ता और किसी ने एक कैथीड्रल भी नहीं देखा आज तक। तो मुझे एडवांस सिर्फ 3000 कॉपीज़ के लिए ही मिला। लेकिन एज वी नो, इन द एंड यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी बुक की 2 या 3 मिलियन कॉपीज़ बिकी। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पास्ट में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थीं। मेरी बुक की तरक्की एक मिक्सट्री है, कोई उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखी होती तो इट वुडंट हैव बीन द सेम। अब जिस समय वो लिखी गई उस समय वो कैसे चल गई अब ये तो एक मिस्ट्री है। इसके लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास 12 English animated videos by Grand Acad. Follow our Instagram, join our Telegram, links in the description, and till next time, keep winning, you champions!